नमस्कार। ग्रासरूट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हमारी जो पोल साइंस की क्लासेस चल रही थी उसमें हमारा थर्ड लेसन चल रहा है। तीसरे लेसन में हम लोग पढ़ रहे थे, थर्ड जो लेसन है कि समकालीन विषयों में है अमेरिकी वर्चस्व, ये पढ़ रहे थे हम। समकालीन विषयों में अमेरिकी वर्चस्व है वो पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि वर्चस्व कहते किसे हैं, ठीक है, किस प्रकार से होता है। और इसमें एक वर्चस्व का जो एक प्रकार है वो हम पढ़ चुके थे, ढांचागत, या जिसको आर्थिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्चस्व का प्रकार है कि किस प्रकार से जो है अपने को वर्चस्व या दबदबा कहें जिसको, कि किस प्रकार से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से चलाना, ठीक है। कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको अपने तरीके से चलाना, ठीक है। तो उससे क्या है कि इसमें वो अपने कामयाब रहा इस चीज में। ये जो कामयाब है इन्होंने ढांचागत रूप से अपना जो वर्चस्व है वो कायम कर रखा, ठीक है। तो उसके बाद हम अगला जो इसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने वर्चस्व का एक और प्रकार जो है अगला पढ़ते हैं कि सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक वर्चस्व, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक का क्या हो गया, संस्कृति से, ठीक है। संस्कृति किसे कहते हैं कि हमारा रहन सहन, खान पान, ठीक है, रहना सहना, खाना पीना, इसमें हमारा जो कपड़े पहनने का जो ढंग है, बोलने का जो ढंग है, ये चीजें किसको दर्शाती है, हमारी संस्कृति को, ठीक है। कि हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, हमारे जो कपड़े पहनने का, हमारे जो बोलने का जो ढंग है, ठीक है, यानी जिस प्रकार की जो हमारी पहचान है वो हमारी क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, हमारी पहचान होती है। हर आदमी की पहचान होती है कि उसका रहन सहन किस प्रकार के वो कपड़े पहनता है, किस प्रकार से रहता है, कौन सी उसकी मातृभाषा है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये उसे क्या है, प्रभावित करती है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि सांस्कृतिक रूप से अमेरिका अपना वर्चस्व या दबदबा कैसे कायम करता है, कि सांस्कृतिक रूप से। तो सांस्कृतिक रूप से मुख्य उदाहरण क्या हो गया कि रहन सहन, खान पान, ठीक है। तो यानी जब आदमी की ये चीजें इफेक्ट करता है कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड में लोगों का रहन सहन, उनके खाने पीने का ढंग, उनके कपड़े पहनने बोलने का जो ढंग है वो प्रभावित करता है, ठीक है। ये क्या है, सांस्कृतिक वर्चस्व है, ठीक है। उसका एक उदाहरण है सबसे बेहतर जो है कि हमारे आजकल कौन सी जो है अंग्रेजी भाषा, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा का कौन सा स्वरूप है, अमेरिकन, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश जो है वो भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा साधन है वो इंग्लिश बन चुकी है वर्तमान में, ठीक है। बहुत से देश लगभग वर्ल्ड के हर भाग में बोली जाती है, समझी जाती है, ठीक है। लेकिन इसका मूल क्या है, अमेरिका, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश जो है ये बोली जाती है, इसका मूल क्या है, अमेरिका, ठीक है। तो ये क्या है, सांस्कृतिक रूप से किस चीज को, हमारे बोलने के ढंग को प्रभावित कर रही है जी, ठीक है। हमारे बोलने के ढंग को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। कपड़े पहने, ठीक है। पहले जो है भारत में जो कपड़े की संस्कृति चल रही, पहले हमने पढ़ा था खादी, सफेद जो कपड़े सिंपल पहने जाते थे, खादी पहनी जाती थी। जींस का जो ट्रेंड है, ठीक है, जींस, नीली ब्लू जो जींस आती है, ब्लू जींस जो आती है वो कहाँ की शुरुआत है, अमेरिका से, ठीक है। तो ये चीजें किसको प्रभावित कर रही है, हमें सांस्कृतिक रूप से, यानी हमारी संस्कृति को ये जो चीजें हैं वो प्रभावित कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम लोग अमेरिका की जो भाषा बोल रहे हैं, उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उनका जैसा खान पान, ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड है, एमसी मैकडोनल्ड है, ठीक है। इसके अलावा पेप्सी है, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो हमारे खान पान को ये जो चीजें हैं वो प्रभावित कर रही है, ठीक है। यानी इन जो चीजों में है, एक KFC है, CFC है, ठीक है। ये जो चीजें कहां से आई है, ये अमेरिकन से, ठीक है। तो ये हमारे खान पान को, मैकडोनल्ड का पिज्जा है, बर्गर है, फास्ट फूड है, ठीक है, ये किसको है, ये हमारे खान पान को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें सांस्कृतिक रूप से, ये क्या है, सांस्कृतिक वर्चस्व या वर्चस्व जिसका है उसको कायम कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें रहन सहन में जैसे क्या हो, ब्लू जींस हो गई, कपड़े पहनने का जो ढंग है ब्लू जींस, बोलने में स्पीकन या स्पोकन जो इंग्लिश है उसमें क्या है, ये जो हमारा अमेरिकी प्रभाव उसमें देखा जा रहा है। हमारे जो खाने का ढंग है, खाने की जो चीजें फास्ट फूड है, ये जो चीजें आ रही है,
तो इन सब चीजों से क्या है, ये हमारी संस्कृति पे क्या कर रहा है, अपना दबदबा कायम कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो सांस्कृतिक रूप से क्या है, इस पर हमारा दबदबा कायम हो रहा है, यानी अमेरिका की जो चीजें पूरे विश्व में चल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अमेरिका क्या है, सांस्कृतिक रूप से पूरे विश्व में अपना कब्जा कर रहा है, ठीक है। यानी हर चीज जो होती है वो सैन्य ताकत से बनाना आसान नहीं होता, ठीक है, कि हर चीज क्या है, सैन्य ताकत से बनवाना आसान नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्या है, अपनी सहमति से मानते हैं लोग, अपनी मनमर्जी से, ठीक है, अपनी सहमति से, ठीक है। अमेरिका की जो विचारधारा है, उदारवादी लोकतंत्र की जो विचारधारा है, वो सर्वाधिक जो है वो प्रचलित हुई थी, ठीक है। और ये विचारधारा इसमें साम्यवादी विचारधारा, जो सोवियत संघ के जो है विघटन का सबसे बड़ा कारण क्या थी, उदारवादी जो है, जो उदारवादी और लोकतंत्र की भावना है, ये इसका सबसे बड़ा कारण थी, ठीक है। उन्होंने कोई जबरदस्ती ऊपर नहीं थोपी थी, ये क्या थी, उनकी विचारधारा, ठीक है, जिसका उन लोगों पर प्रभाव हुआ, यानी सांस्कृतिक रूप से उन्होंने वर्चस्व कायम किया, सोवियत संघ के लोगों को जो है उन्होंने प्रभावित किया, उनकी जो चीजें हैं उन्होंने इफेक्ट किया, ठीक है। कहते हैं कि उस समय सोवियत संघ में जो ब्लू जींस है, कि नीली जींस का जो है, ब्लू जींस है जो अमेरिका की इजाद है, वो क्या है, सोवियत संघ के युवाओं की सर्वाधिक पसंद थी, ठीक है। तो वो क्या है, उनकी संस्कृति को प्रभावित उन्होंने किया, ठीक है। और वर्तमान में उदारवादी, पूंजीवादी और लोकतंत्र की जो विचारधारा है, वो इसमें पूरे वर्ल्ड में लगभग विश्व के जो देश है वो इस विचारधारा के पीछे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अमेरिका अपना सांस्कृतिक रूप से वर्चस्व ये जो है वो इन्होंने कायम कर रखा है, ठीक है। यानी हर चीज को इन्होंने क्या है कि, और ये चीज किससे जुड़ जाती है बाद में, आर्थिक रूप से, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें लोग देखते हैं, उनकी जैसे करने की कोशिश करते हैं, तो इनका जो वर्चस्व है वो कायम रह जाता है, ठीक है। तो हर चीज को कि ये सैन्य रूप में तो दबाव नहीं दे सकते भी आपको हमारे जैसा बनना है, ठीक है। तो ये इनका क्या है, सांस्कृतिक वर्चस्व है कि आज पूरा विश्व जो है अमेरिका के जैसा बनने की, उनके जैसा अपना रहन सहन करने की, ठीक है, उनके जैसा बोलने की, उनके जैसे कपड़े पहनने की जो सोच है, यानी एक जो विचारधारा इन्होंने कायम करके अपना जैसा बनाने की, वो क्या इनका सांस्कृतिक वर्चस्व है, सांस्कृतिक वर्चस्व जो इनका है वो पूरे विश्व में कायम है, ठीक है। तो ये इनका सांस्कृतिक वर्चस्व कहलाता है, जो सैन्य ताकत के बल पर नहीं बल्कि किसके है, विचारों के बल पे, विचारों या अपना प्रभाव के बल पे जो है वो सांस्कृतिक वर्चस्व है जो कायम किया जाता है, ठीक है। तो ये वर्चस्व का जो सांस्कृतिक वर्चस्व का उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से अमेरिका के जो वर्चस्व पढ़े हमने, 3 पढ़े हम, ठीक है। एक तो पहला सैन्य ताकत में सैन्य वर्चस्व, दूसरा आर्थिक या ढांचागत, ठीक है, और तीसरा जो है सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कि किस प्रकार इन्होंने वर्ल्ड की संस्कृति को, ये सैन्य ताकत में, ये आर्थिक ताकत में, और ये क्या सांस्कृतिक रूप में अमेरिका पूरे विश्व की आज जो है एक इकोनॉमिक है, एक लीड है, उनको देख करके लोग एक रोल मॉडल को मान करके लोग उनके पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अमेरिका का पूरे जो विश्व में वर्चस्व है जो कायम है, ठीक है। किस प्रकार से इन्होंने जो अपना वर्चस्व जो है वो कायम कर रखा है, ठीक है। उसके बाद ये जो अमेरिका का वर्चस्व है, ठीक है, तो यानी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का इनका जो काम है, ये क्या है, वर्चस्व के उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा था वर्चस्व, किस प्रकार से समकालीन विश्व में अमेरिका ने अपना जो वर्चस्व है वो कायम किया हुआ, किस प्रकार से इन्होंने जो अपनी व्यवस्था है वो पूरे विश्व पर थोप रखी है, पूरे विश्व को के लोगों के लिए जो सराहनीय व्यवस्था है, यानी अमेरिका एक रोल मॉडल है पूरे विश्व के लिए, कि सभी देश है, सभी देशों के जो लोग हैं वो अमेरिका के जैसा अपने देश को बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके वर्चस्व का सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। तो ये समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है। उसके बाद वर्चस्व के 3 प्रकार हमने पढ़े हैं। तो अब हम कौन सी व्यवस्था पढ़ रहे थे, एक ध्रुवीय जो व्यवस्था है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक ध्रुवीय व्यवस्था, यानी वर्तमान में अमेरिका जो है वो एक लीड है, ठीक है। इसके आगे पूरा जो विश्व है वो इनके पीछे कामयाब है। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था है, उसमें अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा कि इस एक ध्रुवीय व्यवस्था के फायदे, शुरू में हमने अमेरिका के बारे में पढ़ा, इस प्रकार से उसने काम है। अब इस व्यवस्था के फायदे क्या हैं, ठीक है, एक ध्रुवीय व्यवस्था के लाभ, ठीक है, इसके जो फायदे हैं वो क्या है, यानी इससे विश्व को क्या लाभ हुआ है, कौन कौन से उसको फायदे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो लाभ है, इसमें साम्यवाद की उग्रता का पतन, ठीक है। सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है कि साम्यवाद की उग्रता का क्या हुआ है, पतन हुआ, ठीक है।
कि जब शीत युद्ध था, यानी 1945 से 1991 का जो काल है शीत युद्ध का, उस समय क्या है साम्यवादी जो विचारधारा है, वैसे कहें तो ये इसको 1914 से भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो विचारधारा है वो प्रबल रूप में रही है, ठीक है। यूरोप में सोवियत संघ इसको क्या है बढ़ावा दे रहा था, ठीक है, और एशिया के अंदर जो चीन है साम्यवादी वो इस चीज को बढ़ावा दे रहा था, ठीक है। ये क्या है जितने भी कमजोर देश उनके साथ शामिल होते हैं, उन देशों को आर्थिक रूप से जो है सहायता उपलब्ध करवाते, ठीक है। हर देशों के अंदर जो है इन्होंने अपनी व्यवस्था कायम करने की कोशिश की, ठीक है। और जिन देशों के अंदर ये व्यवस्था कायम नहीं कर सकी, वहां उन्होंने क्या है उस विचारधारा के कुछ लोगों को पकड़ा और वहां पर क्या है गृह युद्ध की स्थिति कायम कर दी, ठीक है। ये सोवियत संघ के कारण, क्योंकि नव जो स्वतंत्र देश आजाद हुए थे उन देशों की वो जनता के संघर्ष से आजाद हुए थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, तो उन देशों की जो जनता है वो अपना शासन अपने हाथ में रखना चाहती थी। लेकिन सोवियत संघ की जो साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था में क्या है कि सरकार के हाथ में पूरी व्यवस्था होना, ठीक है। और उसमें क्या है इस व्यवस्था का जो कुरूप है वो लोग देख चुके थे, तो इस व्यवस्था को कामयाब नहीं करते थे। तो जहां पे जिन देशों में उदारवादी लोकतंत्र था वहां पर चीन ने और सोवियत संघ ने क्या है वहां के किसी एक गुट को साम्यवादी गुट का रूप दिया, यानी वहां के कुछ लोगों को या किसी पार्टी को बरगला करके या उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा करके, ठीक है, यानी पैसे देकर के उन लोगों को क्या है अपनी सरकार के खिलाफ भड़का दिया। तो वहां उनकी सरकार के खिलाफ क्या उन लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी, ठीक है। कि जिन देशों में उदारवादी व्यवस्था लोग कायम करना चाहते थे वहां पर क्या है साम्यवादी गुटों का उत्पन्न कर दिया गया, जिससे वहां क्या है गृह युद्ध की जो स्थिति है वो कायम हो गई, ठीक है। तो इससे क्या है इन्होंने अपना आर्थिक स्वरूप अपना जो वजूद है उसको कायम करने के लिए क्या है उन देशों में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गुटों को और अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये क्या है गृह युद्धों की स्थिति है, उन्होंने बहुत से जो राष्ट्रों में गृह युद्धों की स्थिति है वो कायम कर दी बहुत से राष्ट्रों के बीच में। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ था एक दुर्गे की कि इसकी उग्रता, यानी ये जो खतरनाक रूप लेता जा रहा था, ठीक है, कि साम्यवादी चीन और सोवियत संघ इसको जो खतरनाक रूप दे रहे थे वो चीज क्या है खत्म हो चुकी थी। अब एक दुर्गे व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो उसके बाद ये जो व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी थी, यानी साम्यवादी व्यवस्था की उग्रता, यानी ये जो खतरनाक रूप ले रही थी ये क्या है अब खत्म हो चुका था। पहला लाभ इसका यही। बच्चे पूछ रहे हैं साम्यवाद क्या है? साम्यवाद, साम्यवाद जो हमने +1 में पीछे पढ़ा था, ठीक है, यानी हमारी जो व्यवस्था थी पीछे की कि साम्यवाद समाजवाद का एक रूप है। दो व्यवस्थाएं पढ़ी थी हमने, ठीक है, पूंजीवादी और साम्यवादी या समाजवादी। पहले हमने समाजवादी पढ़ा, ठीक है, +1 का हमारा जो लास्ट चैप्टर था उसमें समाजवादी पढ़ा था हमने, ठीक है, यानी जिस व्यवस्था में समाज का पूर्ण योगदान होता है पूरे। पूंजीवादी क्या है जिसके पास पैसा है वो अपनी इंडस्ट्री लगाता है अपना कोई काम करता है, ठीक है, बाकी लोगों को क्या है वो अपने नीचे काम करवाते हैं। लेकिन समाजवादी व्यवस्था है इसमें जो उत्पादन के साधन है, ठीक है, उत्पादन के जितने भी साधन है, ठीक है, जितने भी संसाधन है उन पर सबका क्या है पूरे समाज का बराबर अधिकार होता है, ठीक है, पूरे समाज का क्या है बराबर अधिकार होता है, यानी उत्पादन के साधनों पर और जो लाभ होगा वो लाभ क्या है वो पूरा इक्वली पूरे समाज में डिवाइड होता है, ठीक है, सबको बराबर की जो स्थिति है वो मिलती है, ठीक है। कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है कि अगर जैसे पूंजीवादी व्यवस्था चलेगी अगर कोई उद्योगपति है वो उद्योग लगाएगा, ठीक है, तो उद्योग लगाएगा तो उस उद्योग से क्या है जितना भी लाभ होगा वो लाभ किसके पास जाएगा उस उद्योग के मालिक के पास जाएगा, ठीक है। इतना तो नहीं होगा कि अगर उसमें 100 रुपए का लाभ हुआ है तो वो 100 रुपए जो है वो अपने मजदूरों में इक्वली डिवाइड कर देगा, ये नहीं होगा। ये क्योंकि वर्तमान में ऐसा नहीं होता ना कि अगर 100 रुपए का लाभ हुआ है तो वो 100 रुपए अपने सारे मजदूरों में बराबर नहीं बांटेगा भी जितना लाभ हुआ है वो बराबर हम लोग बांट लें, ये किस व्यवस्था में नहीं होता पूंजी। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में यही होता है कि उत्पादन के साधनों पर क्या होता है सरकारी नियंत्रण होता है, ठीक है, भी जितना भी उत्पादन हुआ है वो क्या है सब में अगर 100 रुपए का लाभ हुआ है तो वो पूरे जो जितने भी वहां के वर्कर हैं सब में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है, यानी समाजवादी व्यवस्था है। साम्यवादी जो व्यवस्था है वो समाजवादी का ये संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो ये जो है व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। उसके बाद पहला जो इसका है कि अभी हम पढ़ रहे थे कि एक दुर्गे व्यवस्था के लाभ, तो पहला लाभ ये हुआ था कि साम्यवाद की उग्रता का पतन हो गया था। दूसरा है उदारवाद का लोकप्रिय, उदारवाद क्या हो गया था
लोकप्रिय हो गया। ठीक है, उदारवाद, समाजवाद, उदारवाद और पूंजीवाद, ठीक है, ये हमने पढ़ा था पूंजीवाद, तो ये लोकप्रिय हो गया था। अब इसका पतन हो गया, तो ये तो लोकप्रिय होना ही था। इसके लोकप्रिय होने की वजह से, उदारवाद के लोकप्रिय होने की वजह से क्या है, साम्यवाद का क्या हुआ, पतन हो गया। ठीक है, क्योंकि नए नए देशों ने, क्योंकि देशों की जनता ने संघर्ष करके अपने को मैच्योर किया था। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इन्होंने इसको नया रूप दिया। जितने भी नए नए देश आजाद हुए, सबने क्या है, लोकतंत्र को माना। ठीक है, यानी जिसमें जनता खुद को अपना शासन समाप्त करके लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन, ठीक है, ये जो शासन है वो चला इसमें। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या उदारवाद लोकप्रिय हो गया, क्योंकि इसकी जो उग्रता है वो बढ़ रही थी। ठीक है, तो इसके कारण क्या उदारवाद, क्योंकि लोग है वो पूरे सिस्टम को, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा रोग ये था कि इसमें लोगों के हाथ से जो है, जनता के हाथ में कोई पावर नहीं है। ठीक है, समाजवाद का सबसे बड़ा नुकसान यही है, इसमें जनता को कोई नौकरशाही को बढ़ावा मिलता है कि सरकार का उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार होता है। ठीक है, तो इसमें नौकरशाही, अफसरशाही को बढ़ावा मिलता है, यानी सरकार के जो आदमी है वो अपने पास पैसा रखते हैं पूरा। ठीक है, जनता में इक्वली डिवाइड नहीं होता, ना ही जनता को किसी रूप में पूछा जाता, ना ही जनता का जो है इसमें होता। लेकिन क्योंकि जितने भी देश आजाद हुए थे उनमें जनता के संघर्षों से आजाद हुए थे, तो जनता शासन अपने हाथ में चाहती थी। ठीक है, तो इसलिए उसके बाद 1991 के बाद क्या है, जो अब जो उदारवादी, क्योंकि एक वर्गीय व्यवस्था में अमेरिका जो है, इस व्यवस्था का परिचय था उदारवादी का, तो ये व्यवस्था काफी जो है बड़े स्तर पर क्या यहाँ पे लोकप्रिय होने लगी। पूरे विश्व के जितने भी देश आजाद हुए सबने क्या है, उदारवादी व्यवस्था को अपनाया और इसको क्या है, पूरे विश्व में इसका प्रसार किया। ठीक है, तो उदारवादी व्यवस्था में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि उदारवादी व्यवस्था में क्या है कि इसमें क्योंकि जितने भी देश लगभग आजाद हुए थे वो क्या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। ठीक है, 1945 दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश लगभग आजाद हुए थे वो क्या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। ठीक है, क्योंकि अगर वहां पर समाजवादी व्यवस्था लागू की जाए, सरकार के हाथ में सब कुछ दिया जाए, क्योंकि सरकार के पास तो पैसे ही कुछ नहीं था, क्योंकि वो दूसरे देशों के गुलाम थे, उपनिवेश थे, तो सरकार के पास भी कुछ नहीं था। इसलिए क्या है, जो पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया कि लोगों को जो है उत्पादन में शामिल होने की, कि लोगों को जो है देश के विकास में शामिल होने की क्या दी गई, छूट दी गई। और ये छूट कौन सी व्यवस्था का परिचय थी, उदारवादी व्यवस्था का। ठीक है, तो इससे बड़े स्तर पे जो है एक विकास का मॉडल बन के जो है उदारवादी मॉडल है वो सामने आया। ठीक है, तो इससे क्या है, ये काफी लोकप्रिय हुआ। जितने भी आर्थिक रूप से जो पिछड़े देश थे उनको आगे लाने में क्या इन्होंने योगदान दिया। ठीक है, तो इससे क्या है, उदारवादी व्यवस्था है वो काफी लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, ये उसके लाभ है। उसका थर्ड जो लाभ है, तीसरा, कि आर्थिक पक्ष को प्रमुखता, आर्थिक पक्ष को क्या दी गई, प्रमुखता। इसमें क्या है कि आर्थिक पक्ष को प्रमुखता दी गई। जिसके पास पैसे हैं वो उत्पादन के साधनों के ऊपर जो अपना है वो लगा सकता है। कि जिसके पास पैसा है, ये नहीं कि सरकार ही हर चीज पर काम करेगी। ठीक है, कि ये नहीं कि समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी में तो सब कुछ सरकार के पास है, भी कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही कोई उद्योग लगा सकता है, ना ही कोई उत्पादन के साधनों पर जो है, संसाधनों पर अपना अधिकार कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, आर्थिक पक्ष को इसमें क्या है, प्रमुखता मिली, क्योंकि जिसके पास पैसा है, पूंजी है, वो अपना व्यापार शुरू करे ताकि दूसरे लोगों को भी उससे रोजगार मिले, उनको भी लाभ मिले। ठीक है, तो इससे क्या है, अगर पैसा है तो आप काम कर सकते हो, अपनी पूंजी है उसमें निवेश कर सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो और देश के विकास में अपना जो योगदान है वो दे सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या है, आर्थिक विकास को प्रमुखता मिली। ठीक है, तो ये जो है हमारे इसमें लाभ पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम इसके 3 ही टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी इसके आगे वाले जो लाभ है वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।